नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति की। अब इसकी कहानी ना असल में दो शक्तिशाली समानांतर धाराओं की कहानी है। एक धारा जो सीधे लोगों के दिलों से निकली और दूसरी वो जो महलों की शानो शौकत से पैदा हुई। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस दौर की संस्कृति का असली चेहरा था क्या? क्या हम उसे उन आलीशान किलों और मकबरों में देखें जो आज भी शान से खड़े हैं, या फिर उसका असली चेहरा संतों की उस वाणी में था जो आज भी लोगों की जबान पर जिंदा है? तो देखिए, इसका जवाब है दोनों। जी हाँ, दोनों। ये पूरी संस्कृति दो बिल्कुल अलग अलग सोर्सेस से मिलकर बनी थी। एक थी लोकाश्रय, यानी वो कल्चर जिसे लोगों का, जनता का सहारा मिला, और दूसरी थी राज्याश्रय, जिसे राज सत्ता का प्रोटेक्शन मिला हुआ था। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे, संस्कृति के ये दो चेहरे आखिर थे क्या? ये लोकाश्रय और राज्याश्रय कैसे आपस में टकराए, कैसे मिले, और आखिर में हमें विरासत में क्या देकर गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं संस्कृति के इन दो चेहरों को। देखिए, ये दोनों धाराएं एक दूसरे से काफी अलग थीं। एक तरफ था लोकाश्रय, मतलब जनता का कल्चर। ये गांवों, संतों, आम लोगों की संस्कृति थी जो रोजमर्रा के जीवन के संघर्षों से निकली थी। वहीं दूसरी तरफ था राज्याश्रय। ये शासकों और दरबारों की संस्कृति थी जिसकी प्रेरणा थी सत्ता और शान शौकत। चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और पहले बात करते हैं लोकाश्रय की, यानी संस्कृति की वो धारा जो जमीन से, ग्रास रूट से जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो लोकाश्रय की संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी सहजता, उसकी नेचुरलनेस। मतलब इसमें कोई बनावट नहीं थी। ये ज्यादातर ओरल ट्रेडिशन पर चलती थी, यानी कहानियों और गीतों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी। और सबसे जरूरी बात, ये आम लोगों की अपनी भाषा में थी, जिसे हम लोक भाषा कहते हैं। तो लोकाश्रय दिखता कहाँ था? देखिए, इसके कई रूप थे, लेकिन इसका सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन था भक्ति आंदोलन। और हाँ, इसके अलावा लोक साहित्य, लोक कला और जो आम बोलचाल की भाषाएं थी, उनके विकास ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। सोचिए, कबीर, रैदास, मीरा, इन जैसे महान संतों की जो आवाज थी वो इसी लोकाश्रय की देन थी। इन्होंने ही तो धर्म को मुश्किल कर्मकांडों और रस्मों रिवाजों से आजाद किया और उसे सीधा सरल बनाकर लोगों की अपनी भाषा से जोड़ दिया। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि लोकाश्रय सिर्फ कला या साहित्य तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये संस्कृति असल में सामाजिक बदलाव, सोशल चेंज की एक बहुत बड़ी ताकत थी। इसी ने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों पर सीधे सीधे सवाल उठाए और इंसानी गरिमा की वकालत की। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं राज्याश्रय की दुनिया की, वो कल्चर जो महलों से शुरू होता था और नीचे की तरफ आता था। अब राज्याश्रय का कल्चर बिल्कुल अलग था। इसका माहौल एकदम दरबारी था। यहाँ आर्ट में क्राफ्ट्समैनशिप और सजावट पर बहुत ज्यादा जोर होता था। भाषा भी आम लोगों की नहीं, बल्कि एलीट क्लास की थी, जैसे संस्कृत या फारसी। और हाँ, कलाकारों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सत्ता के प्रति अपनी वफादारी दिखाएं। इसके कुछ उदाहरण देखें तो केशवदास ओरछा के दरबार में थे, बिहारी जयपुर दरबार की शान बढ़ाते थे और मतीराम बूंदी के दरबार से जुड़े थे। तो इससे साफ पता चलता है कि कवियों और उनके शाही पैट्रन्स के बीच एक सीधा कनेक्शन था। और इसी पेट्रनेज का नतीजा था कि हमें उस दौर में इतने विशाल किले और मकबरे देखने को मिलते हैं। सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं, ध्रुपद संगीत और कथक जैसे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स भी इसी दौर में फले फूले, क्योंकि इन्हें राजाओं का सहारा मिला हुआ था। तो अब तक हमने दोनों धाराओं को अलग अलग समझा, पर अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जब ये दोनों धाराएं एक दूसरे से मिलीं, जब इनका आमना सामना हुआ, तो जाहिर है दोनों के बीच एक टकराव तो होना ही था। एक तरफ लोकाश्रय था जो बराबरी और सादगी की बात करता था, दूसरी तरफ राज्याश्रय जो हायरार्की और शान शौकत को महत्व देता था। एक तरफ आम लोगों की भाषा थी, दूसरी तरफ संस्कृत और फारसी जैसी एलीट भाषाएं। एक तरफ भक्ति और सोशल जस्टिस के गीत थे, तो दूसरी तरफ राजाओं की तारीफ में लिखी गई कविताएं। लेकिन कहानी सिर्फ टकराव की नहीं है। ये सबसे कमाल की बात है, समय के साथ इन दोनों धाराओं ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी किया, और इसी इन्फ्लुएंस से एक अनोखा सिंथेसिस, एक समन्वय पैदा हुआ।
और इस समन्वय का अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो है कवि तुलसीदास। उन्हें अक्सर इन दोनों धाराओं के बीच का ब्रिज कहा जाता है। उन्होंने किया क्या? उन्होंने ज्ञान की, फिलॉसफी की गहरी बातों को लिया और उसे बड़ी खूबसूरती से आम लोगों की भाषा और उनकी भावनाओं के साथ मिला दिया। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इन दोनों धाराओं के मिलने से जो एक रिच लेगेसी, एक समृद्ध विरासत बनी, उसकी पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो लोकाश्रय ने इस संस्कृति को उसकी आत्मा दी, यानी भावनाएं, ह्यूमन वैल्यूज, और राजाश्रय ने उसे उसका शरीर, उसका बाहरी रूप दिया, यानी क्राफ्ट्समैनशिप, शान शौकत और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो असल में मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति का असली जीनियस इसी बात में था, उसकी इस एबिलिटी में कि उसने लोग यानी आम जनता और दरबार यानी एलीट कल्चर दोनों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और एक ऐसी वाइब्रेंट ट्रेडिशन बनाई जो आज भी हमारे साथ है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज के कल्चर में, हमारे अपने समाज में जनता की संस्कृति और एलीट कल्चर के ये रूप